जी हाँ विद्यार्थियों, कक्षा 7 की जो आपका पार्ट थर्ड है, थर्ड की वीडियो आ चुकी है। तो इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको बताया जाएगा। एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर बताए जाएंगे। आप देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा, सभी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। जो आपका डायग्राम है वो भी आपको बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, फुल सॉल्यूशन बताया जाएगा। ये लास्ट वीडियो है, ये आपकी पार्ट 3 है, कक्षा 7 की जो आपका विज्ञान का जो पेपर होने वाला है पूरा का पूरा। यदि आप भी 50 में से 50 अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो को पूरा देख लेते हैं, फिर आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्योंकि आगे जो पेपर होने वाले हैं उनकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा का पूरा संपूर्ण हल बताया जाएगा और आपके 50 में से 50 अंक बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। यहाँ पर एक बार फिर देख लीजिए, संपूर्ण सॉल्यूशन सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। संपूर्ण सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद डायग्राम। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्किप नहीं किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो ये वाले जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पार्ट 1 की वीडियो में बता दिए थे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर मैं कुछ बता देता हूँ, जिससे कुछ स्टूडेंट नहीं है तो उन्हें आंसर पता चल जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, यानी कि आपको विटामिन सी से ए को आपको मिलाना है। सेकंड से घी तेल वसा। विटामिन ए आपका हो जाएगा गाजर में होता है, विटामिन सी आपका आंवला में होता है, विटामिन डी आपका सूर्य के प्रकाश में होता है, यानी सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपको इसको कर देना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया था, जिसमें हमसे क्या पूछा गया था कि कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है, यानी उस पदार्थ के बारे में बताना है जो जल में क्या पूर्णतः विलय हो जाता है, यानी घुल जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं यदि आपके पास पानी है, पानी में यदि आप चीनी डालेंगे तो चीनी क्या होती है, जल में पूर्णतः विलय आपकी हो जाती है। चीनी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो डी वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं संपूर्ण सॉल्यूशन बताऊंगा, यहाँ पर मैंने बता दिया, पूरा बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने का प्रयास ना करें। ठीक है, तीसरा दिया गया उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन का उदाहरण है। तो उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन का आपका उदाहरण हो जाएगा गीले कपड़े से सूखे कपड़े, ये वाला हो जाएगा, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, पर्वतीय प्रदेशों के वृक्षों के पत्ते होते हैं, जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं उनके वृक्षों के पत्ते कैसे होते हैं ये हमें बताना है। तो ये आपके सुई के आकार के होते हैं। सुई आप देखिए बिल्कुल नुकीली सुई होती है। ठीक है, तो सुई के आकार के ही जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं उनके जो वृक्ष के पत्ते होते हैं वो कुछ सुई आकार के टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पूरे 50 में से 50 अंक आएंगे, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, पांचवा दिया गया, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं कहलाते हैं। तो ये आपके कहलाते हैं उद्दीपन। क्या कहलाते हैं बताते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन क्या है, जो भी परिवर्तन हमारे परिवेश में होते हैं उनके प्रति जो भी हम क्या प्रतिक्रिया करते हैं या अनुक्रिया करते हैं, वो जो भी कार्य होते हैं वो हमारे उद्दीपन कहलाते हैं। तो ये आपको हो जाएगा उद्दीपन। अब देखिए छठा दिया गया था, सिलाई मशीन में सुई की गति करना किस प्रकार की गति का उदाहरण, तो ये आपकी रेखी गति हो जाएगा। जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख लिया, ये आपका पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 में संपूर्ण सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। सातवां है, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब आपका जलेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपका सेल दिया गया है, यहाँ पर ये आपका तार दिया गया, ये आपका बल्ब दिया गया। तो हमें बताना है कि इस स्थान पर हम क्या चीज़ रखेंगे आपका बल्ब जल जाए। तो आपको क्या लोहे की छड़ रख देंगे, तो लोहे का होता है, विद्युत का होता है आपका सुचालक होता है। यदि हम सुचालक पदार्थ को इसके बीच में रख देंगे तो क्या चार्ज जो आपका बल्ब है वो क्या जल जाएगा, तो लोहे की छड़ आपकी आंसर हो जाएगी। इसी प्रकार अगला देखिए, दिए गए चित्र में बूझो एक लकड़ी जलती हुई लकड़ी क्या है, यहाँ पर बूझो एक जलती हुई मोमबत्ती को दो भिन्न भिन्न नलिकाओं चित्रवार से देखता है, तो किस स्थिति में आंख से मोमबत्ती स्पष्ट दिखेगी। हमें तो ये बताना है कि कौन सी स्थिति होगी जिसमें क्या है बूझो को जो है मोमबत्ती है जो वो क्या स्पष्ट जलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो नलिका यहाँ पर आ दी गई और आपको बा दी गई। ठीक है, तो नलिका आ देखेंगे तो इसमें क्या है, आ में बिल्कुल जो नलिका है वो आपकी क्या बिल्कुल सीधी है, जबकि जो बा है उसमें नलिका क्या है आपकी टेढ़ी है, ऊंची नीची है। ठीक है, इसलिए यदि आप आ से देखेंगे ना तो आपको स्पष्ट दिखाई देगी अब जो मोमबत्ती है, लेकिन बा से देखेंगे तो स्पष्ट आपकी दिखाई नहीं देगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। केवल चित्र आ में आपका सही होगा। ठीक है, फिर देखिए, दो चुंबकों के समान ध्रुवों को समीप बुलाने पर क्या हुआ, तो ये सदैव प्रतिकर्षित होंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। फिर आता है लंबाई का सही मात्रक, लंबाई का सही मात्रक आपका मीटर होता है, ये वो भी बिल्कुल सरल था। अब देखिए, जो आपको 3 अंक के क्वेश्चन है सभी आंसर आपको बताए जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे कि 11वां है, शरीर में आयोडीन, लोहा व कैल्शियम की कमी से कौन से रोग होते हैं, प्रत्येक की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताने हैं तथा इनकी कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक स्रोत बताना है। ठीक है, तो शरीर में आयोडीन की कमी आपका क्या होता है, आयोडीन की कमी से आपको घेंघा रोग होता है, तो ये लिखा हुआ है घेंघा रोग। फिर आपका पूछा गया था लोह की कमी से आपको एनीमिया रोग होता है। ठीक है, ये एनीमिया रोग होता है।
और कैल्शियम की कमी से रोग होता है आपको ऑस्टियोपीनिया नामक रोग होता है, जो कि हड्डियों में पाया जाता है, हड्डियों में होने वाला रोग होता है ऑस्टियोपीनिया, जो कि हमें कैल्शियम की कमी से होता है। अब प्रत्येक की कमी से होने वाले रोगों के नाम बता दिए हैं, अब तथा इनकी कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक स्रोत बताने हैं। तो देखिए, शरीर में जो आपकी आयोडीन की कमी के लिए आपको दूध खाना चाहिए, पीना चाहिए। लोहा व कैल्शियम की कमी के लिए आपको अंडा, मछली, पालक खानी चाहिए, आपकी लोहे की कमी को पूरा करेंगे। जबकि कैल्शियम की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो कैल्शियम की गोलियां आती हैं, बहुत सारी टैबलेट आती हैं, उनको ले सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कठोर पदार्थ तथा कोमल पदार्थ किसे कहते हैं, दोनों के दो उदाहरण दीजिए। तो वे पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित किया जा सके कोमल पदार्थ, और जिन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सके कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि लोहा, पत्थर, ये कठोर हो जाएंगे। कोमल पदार्थ आपकी रुई और आपकी मोम के कोमल पदार्थ हो जाएंगे। अब देखिए, बैलगाड़ी के पहिए पर धातु की रिम को कैसे चढ़ाया जाता है। तो लकड़ी से बने बैलगाड़ी के पहिए को लोहे की रिम कसने के लिए रिम को पहले गर्म करेंगे, क्योंकि लोहे को जब हम गर्म करेंगे तो लोहे क्या उसका आकार बढ़ जाएगा, जिससे क्या रिम को हम आकार बढ़ जाने का उस पर आसानी से चला देंगे बैलगाड़ी की पहिए पर। उसके बाद उसे ठंडा कर लेंगे तो वो आपका बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। फिर देखिए 14वां है, घास स्थल में रहने वाले किन्हीं दो जीवों का उदाहरण देकर उन्हें उस स्थिति में रहते थे कोई गुण परिलक्षित बताना, ठीक है। तो देखिए, घास स्थल में रहने वाले जीव जिराफ और हिरण हैं। घास स्थल में रहने वाले जीव को वर्षा का सामना करना पड़ता है, जिससे कि वो आदी हो जाते हैं। तो देखिए, उद्दीपन कैसे कहते हैं, पौधे तथा जंतुओं में उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया में कोई एक उदाहरण दीजिए। तो उद्दीपन बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया को उद्दीपन कहते हैं। उदाहरण के लिए बात करें, पौधों में छुई मुई के पौधों की पत्तियां छूने पर बंद हो जाती हैं, ये पौधों में उद्दीपन का उदाहरण हो जाएगा। जबकि जंतुओं में उद्दीपन की बात करें तो जब रात में बल्ब जलाते हैं तो कॉकरोच अचानक भाग जाते हैं और अपने स्थान पर चले जाते हैं, तो ये आपको जंतुओं में उद्दीपन का उदाहरण हो जाएगा। तो देखिए, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानता तथा असमानता हमें लिखनी है। तो चलते साइकिल के पहिए और चलते हुए छत के पंखे की गति में समानता है कि दोनों घूर्णन गति है, जबकि असमानता यह है कि साइकिल के पहिए स्थानांतरण गति करता है और छत का पंखा आपका स्थानांतरण गति नहीं करता है। आगे देखिए 17वां दिया गया है, प्रकृति में क्या आप कोई परावर्तन की घटना देखते हैं, कोई एक क्रियाकलाप द्वारा लिखिए। तो हाँ, प्रकृति में हम परावर्तन की घटना को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अंधेरे कमरे में आप प्रवेश करेंगे तो आपको क्या पहले कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, दिखाई नहीं देता। लेकिन जब एक बार आप रोशनी चालू करते हैं तो क्या आप सबको सब कुछ दिखाई देता है। यह परावर्तन का एक अच्छा क्रियाकलाप है, या उदाहरण है, आप लिख सकते हैं। यह हो जाएगा 17वां। 18वां देखिए, विद्युत स्विच किसे कहते हैं, स्विच ऑफ तथा ऑन दोनों में से किस स्थिति में विद्युत परिपथ पूर्ण होगा। तो सबसे पहले स्विच किसे कहते हैं, इसे देखिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने अर्थात प्रारंभ व समाप्त करने के लिए प्रयोग में की जाने वाली युक्ति को हम विद्युत स्विच बोलते हैं। जब स्विच ऑन होगा तब विद्युत परिपथ पूर्ण होगा, यानी कि जब स्विच ऑन है तब आपका क्या जो विद्युत परिपथ वो पूर्ण होगा, जब ऑफ है तो वो पूर्ण नहीं होगा। अब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, चित्र द्वारा हमें बताना है। तो ये इस तरीके से विद्युत परिपथ बना देना। ये आपकी आई धारा बह रही है, ठीक है। आई क्या होती है, धारा होती है। ये आपके प्लस है, ये आपका नेगेटिव है। ये इस तरीके से धारा बह रही है। ये आर क्या रेजिस्टेंस है, ये आपका प्रतिरोध है, ठीक है। तो धारा किस तरीके से बह रही है, यहाँ पर देखिए, ये धारा आपकी यहाँ पर बह रही है, ठीक है। ये धारा यहाँ पर बह रही है, तो यहाँ पर क्या ये प्लस से क्या आपकी माइनस के लिए बह रही है। तो यहाँ पर लिखिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल के बीच में होगी। तो ये डायग्राम बना के आपको लिख देना है। प्रातः विषम चुंबकीय पदार्थ तथा अचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण देकर आपको समझाना है। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, देखिए, चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। कुछ उदाहरण के बारे में बात करें, कुछ चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहा, स्टील, कोबाल्ट आदि कुछ चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। अचुंबकीय पदार्थ जो वे पदार्थ होते हैं जो क्या चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, कागज आदि आपके अचुंबकीय पदार्थ हैं। और लास्ट जो 21वां क्वेश्चन था आपका, ये 5 अंक का है। अनुकूलन किसे कहते हैं, मरुस्थल में रहते हैं तो ऊँट में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो अनुकूलन देखिए, सबसे पहले किसी विशेष वातावरण में सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। और मरुस्थल में रहने वाले ऊँट की विशेषता निम्न होती है। ऊँट के लंबे पैर गर्म रेत में उसकी सुरक्षा करते हैं। ऊँट का मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करते हैं। उसका गोबर शुष्क होता है। तो यह हो जाएगा 21वां। और लास्ट आपको दिया गया था, मोमबत्ती का जलना तथा मोम को गर्म करना दोनों परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, मोमबत्ती का जलना क्या आपका रासायनिक व भौतिक दोनों ही प्रकार का परिवर्तन है, क्योंकि जो मोम जल चुका है वह ऊष्मा व प्रकाश में परिवर्तित हो चुका है, उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह परिवर्तन स्थायी है, लेकिन जो मोम नीचे बच गया उसका रासायनिक संगठन मोमबत्ती के समान है तथा उसे पुनः मोमबत्ती बनाई जा सकती है। यह भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। संपूर्ण सॉल्यूशन बता दिया है। इसी प्रकार जो आपका नेक्स्ट पेपर है उसका भी संपूर्ण सॉल्यूशन सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यदि नहीं किया है। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।